नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पूर्व अध्यायों में हमने सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार सल्तनतकालीन साम्राज्य अपनी स्थापना के साथ भारतीय क्षेत्रों में तुगलक वंश के समय अपने चरम पर पहुंचता है और बाद में उसका पतन होने लगता है और सैयद और लोदी वंश तक आते आते वह पूर्णतया समाप्ति की ओर चल देता है। सल्तनत वंश की समाप्ति लोदी वंश के साथ ही होती है और नवीन राजवंश जो भारतीय क्षेत्र में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह मुगल राजवंश के नाम से स्थापित होता है। मुगल वंश की स्थापना का श्रेय जिस शासक को दिया जाता है उसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आज हम इसी सुल्तान मोहम्मद बाबर के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर भारतीय क्षेत्र में, ये मुगल वंश की स्थापना करता है, यह मुगल वंश की नींव डालता है, जो कालांतर में पूरे भारतीय क्षेत्र में एक मुगल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाती है। मुगल वंश की स्थापना के साथ कुछ प्रमुख बातें जो विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं, वह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मुगल वंश की स्थापना कई दृष्टियों से अपने आप में एक विशेषता लिए हुए थी। एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि पतनशील जो दिल्ली सल्तनत था उसके साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था और कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था और वे सभी राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो यदि मुगल वंश की स्थापना और सल्तनत काल की के पतन के समय की बात की जाए तो उस समय में आंतरिक संघर्ष एक इस युग की प्रधान विशेषता बन चुका था। मुगल वंश की जैसे जैसे स्थापना होती गई उसके साथ ही राजनीतिक एकीकरण और सांस्कृतिक आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी भारतीय क्षेत्र में एक स्थायित्व की भावना यहाँ पर दृष्टिगत होने लगी थी, जिसके कारण से राजनीतिक एकीकरण हुआ और सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा मिला। मुगल वंश का संस्थापक मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना नामक स्थान पर हुआ था। यदि पितृपक्ष यानी पिता की तरफ से देखा जाए तो वह तैमूर का 5वां, और यदि माता की तरफ से देखा जाए तो माता कुतलुग निगार खानम की ओर से चंगेज खान का वह 14वां वंशज था। इस प्रकार से तैमूर और चंगेज खान दोनों ही जो बड़े योद्धा हुए थे, उनके संतान के रूप में या उनके आने वाली पीढ़ी के रूप में बाबर का नाम स्पष्ट रूप से सामने आता है। 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है और उसके उपरांत बाबर 11 वर्ष 4 महीने की आयु में फरगना का शासक बनता है। फरगना का शासक बनने के उपरांत कुछ जो प्रमुख समस्याएं थी और खुद की कुछ महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण से वह भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है, जैसे आर्थिक कठिनाई, मध्य एशिया में उसकी विफलता, उत्तर भारत की अव्यवस्थित राजनीतिक दशा, और इसके अतिरिक्त दौलत खां लोदी जो कि पंजाब क्षेत्र पर अधिकार करके बैठा हुआ है, और राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के आमंत्रण और सबसे अधिक खुद की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर बाबर भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। बाबर कई छोटे छोटे आक्रमण प्रारंभ में भारतीय क्षेत्र पर अधिकार के लिए करता है। विशेष रूप से प्रारंभ में 5 आक्रमण उसके द्वारा किए जाते हैं।
पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध करता है और बाजोर, बेरा और खुशाब का जो क्षेत्र है वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इसी समय वो दिल्ली के सुल्तान को तैमूर द्वारा जो अधिकृत प्रदेश है वह लौटाने के लिए एक खत लिखता है और दूत को भेजता है, लेकिन दौलत खां उस दूत को दिल्ली तक नहीं पहुंचने देता है। इस प्रकार वह संदेश दिल्ली के सुल्तान तक नहीं पहुंच पाता है और उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में ही सितंबर माह में यूसुफजई जाति को अपने अधीन कर लेता है और पेशावर की किलाबंदी करके आगामी आक्रमणों का केंद्र बना लेता है। तीसरा आक्रमण 1521 ईस्वी में सियालकोट तथा सैदपुर का जो क्षेत्र है वहां पर बाबर अपना अधिकार कर लेता है। चौथा अभियान 1524 ईस्वी में दीपालपुर तथा आलम चौथा अभियान 1524 ईस्वी में लाहौर, दीपालपुर तथा पर अधिकार कर लेता है और इसी समय आलम खान से भी संधि करता है। पांचवा अभियान में संपूर्ण पंजाब पर अधिकार हो जाता है। दौलत खां समर्पण कर देता है इस समय पूर्ण रूप से और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई वस्तुतः अफगानों और मुगलों के मध्य सत्ता के संघर्ष का प्रारंभ माना जाता है। यदि भारत में मुगल वंश को इस समय स्थापित होना था तो उसे एक और तो अफगानों से निपटना था, दूसरा शक्तिशाली राजपूतों से भी उन्हें संघर्ष करके विजय प्राप्त करना आवश्यक था। अगला युद्ध जो बाबर के युद्ध संबंधी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण है वो है खानवा का युद्ध, जो कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया। वस्तुतः राणा सांगा ने स्वयं ही आमंत्रित किया था बाबर को, लेकिन उसका ये विश्वास था कि तुर्क आक्रमणकारी जो अन्य तुर्क आक्रमणकारी पूर्व में आए हैं उसकी तरह बाबर भी लूटपाट करके वापस लौट जाएगा। परंतु जब बाबर ने भारत में साम्राज्य निर्माण का प्रयास किया या निश्चय किया तब दोनों ही शक्तियों के बीच युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। दोनों ने एक दूसरे पर संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया और 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा नामक स्थान पर एक निर्णायक लड़ाई होती है जिसमें राणा सांगा पराजित होता है। इस युद्ध में बाबर को अपने दो तोपची प्रमुख रूप से मुस्तफ़ा और उस्ताद अली से काफ़ी मदद मिलती है। बाबर ने इस युद्ध में कट्टरपंथी मुसलमानों या धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से जिहाद या धर्म युद्ध की घोषणा की थी। ऐसा माना गया है कि राणा सांगा की सेना में 2 लाख सैनिक तथा बाबर की सेना में 40,000 सैनिक थे, लेकिन फिर भी बाबर की सेना विजयी साबित हुई। एक और तो वो गोले बारूद का प्रयोग इस युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया और दूसरा जो उज्बेकों से बाबर ने तुगलमा नामक रण पद्धति सीखी थी उसका विशेष प्रयोग किया गया जिसका जवाब राणा सांगा के पास नहीं था। तो पानीपत और खानवा दोनों ही युद्धों में विजय में तुगलमा रण पद्धति बाबर के लिए विशेष सहयोगी सिद्ध हुई। चंदेरी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सामरिक दृष्टिकोण से चंदेरी का दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इस ओर से हमेशा दिल्ली पर अधिकार या आक्रमण का भय बना रहता था। 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और चंदेरी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी समय बाबर ने अवध के शासक विब्बन को भी पराजित कर वहां भी अधिकार किया था। विशेष युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया वो था घाघरा की लड़ाई। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने
नुहानियों तथा बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से बाबर को चुनौती दी थी। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। नुहानियों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध में बाबर की सेना ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये अफ़गानों और मुग़लों के बीच निर्णायक युद्ध नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी अफ़गानों ने एक बार हुमायूं को वापस चुनौती दी थी। मध्यकालीन इतिहास का यह प्रथम युद्ध था जो कि जल और थल दोनों पर ही लड़ा गया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इसके उपरांत 1530 ईस्वी में लाहौर में बाबर की मृत्यु हो गई थी। यदि योगदान की दृष्टि से देखा जाए तो बाबर का योगदान कई मायनों में भारतीय दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे तुलुगमा रण पद्धति तथा भारत में तोपों का प्रयोग बाबर का ही योगदान माना जाता है। इससे पहले भारत में तोपों का और गोला बारूद का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जा रहा था। बाबर ने राजत्व का सिद्धांत में भी परिवर्तन किया। उसने सुल्तान की तरह किसी भारी शक्ति को सर्वोच्च नहीं माना। जैसा कि हमने देखा था कि तुर्की सुल्तान सल्तनत काल में खलीफा को सर्वोच्च शक्ति मानते थे और उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे और खिल्लत प्राप्त करते थे, जैसा कि हमने पूर्व में देखा है। ऐसा इसने कुछ नहीं माना। इसने कहा कि कोई भी बाहरी शक्ति जो है वो सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च सुल्तान स्वयं है। और इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, यानी सर्वोच्च शक्ति की उपाधि धारण की थी। भारत का व्यापारिक संबंध कंधार और मध्य एशिया से इस समय स्थापित हुआ। बाबर ने प्रशासन को अर्धसैनिक आधार पर संगठित किया और सबसे प्रमुख प्रयोग बाबर के द्वारा यह रहा कि उसने वंशानुगत जागीरदारी पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया, जिसका कालांतर में जाकर विशेष लाभ मुगल वंश के शासकों को हुआ। बाबर को हालांकि अपने साम्राज्य को संगठित करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन प्रशासक की दृष्टि से देखा जाए तो उसके स्थान पर उसकी सैनिक उपलब्धियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश के संस्थापक के रूप में बाबर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। धन्यवाद।